हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉ। आई होप आप सब ने जो बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपने सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज करा रखे हैं हर एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज वो आपने कवर कर लिए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ना कुछ टिप्स दे देती हूँ स्टार्ट करने से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कि आपको सारे सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सेक्शन आप मत याद करो, क्योंकि आप कोई सीए स्टूडेंट नहीं हो कि आप सारे सेक्शन याद कर पाओगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको याद रहते हैं तो वो कर लो, ठीक है। नहीं रहते तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन गलत सेक्शन लिखकर मत आना। नहीं लिखोगे तो नंबर भले ही ना कटे, बट गलत लिखोगे तो ज़रूर कटेंगे। वही केस लॉस, जो केस लॉस मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं बस वो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। केस लॉस अगर एज इट इज़ याद हो रहे हैं तो ही लिख कर आना, वरना उन्हें एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख कर आना। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको केस लॉस को लिख कर आना है। ये मत करना कि गलत नाम लिख कर आ गए, बेलफोर वर्सेस वेलफोर की जगह आपने राम वर्सेस श्याम कर दिया और ईयर गलत डाल दिया, ठीक है। ईयर नहीं याद आ रहा मत लिखो, बट गलत मत लिखना, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे पहले है डिफाइन द टर्म ऑफर under the Indian Contract Act 1872 also state legal rule regarding a valid offer। ऑफर क्या होता है वो हमें बताना है और क्या वैलिड रूल है रिगार्डिंग ऑफर वो डिस्कस करना है। तो देखो ऑफर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर को आप प्रपोजल भी कहते हैं और ये पूरी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। आप इस डेफिनेशन को अगर याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। एज इट इज आप लिख कर आइए, याद करके कोट करके लिख के आइए। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो नीचे की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख के आइए कि ऑफर का मतलब क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को विलिंगनेस शो करती है कि मुझे आपके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है और एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफर। ऑफर का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी टू अनदर, कि वो जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, दैट इज ऑफर, ठीक है। जो ये जो है ये पहला इसेंशियल स्टेप होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने का। ऑफर दिया जाता है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, तभी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये पहला स्टेप होता है। अब क्या लीगल रूल्स हैं वैलिड ऑफर के। एक ऑफर वैलिड कब माना जाएगा उसके भी कुछ रूल्स हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं। पहला, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मतलब ऑफर आप जो दे रहे हैं उसकी इंटेंशन जो होनी चाहिए ना, उसका रिजल्ट लीगल कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऑफर जो दिया वो सोशल डोमेस्टिक या मॉरल अरेंजमेंट क्रिएट कर रहा है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेलफोर वर्सेस वेलफोर के केस में ऐसा ही हुआ था कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट था हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। इससे कोई भी लीगल इंटेंशन इसमें शो नहीं हो रही थी, लीगल इंटेंशन इसमें एब्सेंस थी। देन द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। जो भी आपके ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल क्लियर, कंप्लीट और फ्री होनी चाहिए किसी भी एम्बिग्विटी से। एम्बिग्विटी मतलब कि जो चीज़ समझ ना आए या जिसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश रह जाए कुछ और मीनिंग निकालने की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऑफर के टर्म वेग है या अनसर्टेन है तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा और कोई भी पार्टी जो है वो लीगली बाइंड नहीं हो पाएगी। देन थर्ड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी। मतलब ऑफर मस्ट बी बॉट टू द नॉलेज दैट द ऑफरी इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेड। मतलब एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑफरी है उसकी नॉलेज में आना चाहिए कि उसे ऑफर मेड किया गया है। जो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ या उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन अ एसेंट। मतलब ऑफर मस्ट बी मेड फॉर अ पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ एसेंट ऑफ ऑफरी। कि आपने ऑफर जो दिया है उसकी आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि आप हाँ ना जो है जिसे आप ऑफर दे रहे हो उसकी हाँ ना आप सुनो, ठीक है। सिर्फ एक इंटेंशन बता देने से, सिर्फ एक स्टेटमेंट बता देने से, कोई इन्फॉर्मेशन बता देने से ऑफर नहीं होता। अगर आपने किसी को ऑफर दिया है तो मतलब आपकी इंटेंशन है कि आप उसकी हाँ ना लोगे, ठीक है, तभी आपका वो आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिफ्थ है कि ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आपका ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब आपने डायरेक्टली शब्दों में बोल दिया है या लिख के बता दिया है, स्पोकन और रिटन। या इम्प्लाइड भी हो गया। इम्प्लाइड का मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि इम्प्लाइड हो गया। जैसे कि अगर आप बस में चढ़े हो, ठीक है, तो अगर आप बस में चढ़े हो तो सबको पता है कि बस में आप चढ़े हो तो आपको किराया लेना पड़ेगा।
ये तो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो इस तरीके से। देन सिक्स्थ इज ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। अब स्पेसिफिक जनरल का मतलब क्या है कि ऑफर किसी एक डेफिनेट पर्सन को भी दिया जा सकता है, ठीक है, और अगर ऑफर किसी डेफिनेट पर्सन को दिया जा रहा है तो सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। इसके अलावा जो ऑफर है वो जनरल ऑफर भी हो सकता है, जो बहुत सारी पब्लिक को एट लार्ज, मतलब सबको एक साथ पब्लिकली दिया जा सकता है, तो उसमें कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने केस लॉ लिखा है, इंपॉर्टेंट केस लॉ। आपने अगर प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है। देन सेवेंथ, ऑफर मस्ट बी प्रिस्क्राइब साइलेंस एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर किसी ने, आपने किसी को, आपने छोड़ो, ये चिंटू है, ये मिंटू है, चिंटू ने मिंटू को ऑफर दिया, मिंटू ने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो चिंटू ये नहीं कह सकता कि इसने कोई रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब इसने एक्सेप्ट ही कर लिया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। साइलेंस को आप ये एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। देन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर एक्सेप्टेंस एंड मस्ट नॉट बी लैप्स। मतलब देखो, ऑफर ना एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए जब आपने एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ऑफर खत्म हो गया था या रिजेक्ट हो गया था या वापस लिया गया था या एक्सपायर वगैरह हो गया था, ठीक है। जब आपने एक्सेप्टेंस शो करी हो तो उस एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी ऑफर आपके पास हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोरिजन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है इंड्यू इन्फ्लुएंस अगर वो किसी भी, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी जो होती है वो डोमिनेंट पोजीशन में होती है और वो दूसरी पार्टी को दबा के अनफेयर एडवांटेज ले रही होती है, तो उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि मतलब दूसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये जनरली तब अराइज होता है जब एक पार्टी अथॉरिटी में होती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो होती है वो क्या कहते हैं, इसके डोमिनेंस के नीचे दब चुकी होती है, इस तरीके से। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या प्रिज्यूम किया जाता है कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टी को, और ये कब माना जाएगा, जब ही होल्ड रियल और अपीरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर पर्सन, अगर कोई दूसरा पर्सन मेंटली इनकैपेसिटी में है, टेम्परेरी या परमानेंटली, अफेक्ट की वजह से, एज की वजह से, इलनेस की वजह से, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है इंडियन इन्फ्लुएंस का, इंडियन इन्फ्लुएंस का इफेक्ट जो है वो सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय इंडियन इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, तो पता चल गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फ्लुएंस करके हुआ है, तो वो वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल होता है किसके ऑप्शन पे, एग्री पार्टी के। मतलब अगर चिंटू है और ये मिंटू है, ठीक है, चिंटू ने इस पर दबाव डाल के मिंटू से कोई एग्रीमेंट करा लिया, तो बाद में जाके जो मिंटू है इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे लीगली बाइंड नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दबाव में डाल के कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, ठीक है। तो इट इज़ वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। देन कोरिजन, कोरिजन का मतलब क्या होता है, कोरिजन इज डिफाइंड एज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। मतलब या फिर कोई अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन कॉजिंग हार्म अ पर्सन टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। मतलब किसी को डरा धमका के बंदूक की नोक पे आपने कोई एग्रीमेंट करा लिया, तो दैट इज कोरिजन, ठीक है। कोरिजन में आपकी ऐसी पोजीशन होनी ज़रूरी नहीं है कि आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप इंडियन पिनल कोड की जो चीज़ें हैं उनको वायलेट करते हो। अब हम ना एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस केस में सेक्शन 16 रिलेवेंट है, इसमें सेक्शन 15 रिलेवेंट है। यहाँ पे नेचर ऑफ प्रेशर क्या है कि मॉरल या मेंटल प्रेशर होगा, बट यहाँ पे फिजिकल और अनलॉफुल प्रेशर होगा। रिलेशनशिप, यहाँ पे डोमिनेंट रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी को भी बंदूक धमका डरा के आप करा सकते हो, ठीक है। मीन यूज, यहाँ पे एब्यूज ऑफ पोजीशन, अपनी अथॉरिटी या पोजीशन का आप गलत इस्तेमाल कर रहे होते हो, बट यहाँ पे तो आप जो है डरा धमका रहे होते हो, बिल्कुल यहाँ पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे होते हो, डरा धमका नहीं रहे होते, बट यहाँ पे आप डरा धमका रहे होते हो। यहाँ पे आईपीसी लगे जरूरी नहीं, बट यहाँ पे आईपीसी लगती है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे जो बर्डन होता है प्रूफ का कि मैंने डोमिनेट करके नहीं कुछ कराया, ये बर्डन जो है, ये बात प्रूफ करने का जो बर्डन है वो डोमिनेटिंग पार्टी पे होता है, बट यहाँ पे एग्री पार्टी पे होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है सेक्शन 19, दोनों ही जगह पे वॉइडेबल होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है Smita, a singer, agreed to sing at Mr. Reddy concert for a certain period, and she further agreed she would not sing at any other concert during a prescribed period.
ये स्मिता थी, इसने बोला ये सिंगर है, इसने बोला कि मैं मिस्टर रेड्डी के कॉन्सर्ट में गाऊंगी और उतने पीरियड तक मैं किसी और के यहाँ नहीं गाऊंगी, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी से पहले ही इसने क्या किया, मिस्टर मूर्ति के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और रेड्डी को मना कर दिया और मूर्ति के कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो गई, वहाँ पे गाने को तैयार हो गई। अब आपसे पूछा है कि क्या स्मिता जो सिंगर है उसको कंपाइल किया जा सकता है कि वो मिस्टर रेड्डी के कॉन्सर्ट में गाए, ठीक है, और क्या उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो मूर्ति के कॉन्सर्ट में ना गाए। अब आपको जज बना दिया है इन्होंने और आपको बोला है कि आप डिस्कस करो वेरियस रेमेडीज कौन सी अवेलेबल है एग्रीड पार्टी पे, वो भी आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल सर्विस का है, ठीक है, और पर्सनल सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, ये आर्टिस्ट की खुद की एबिलिटी होती है, आप स्पेसिफिकली उस पर इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो आप इस सिंगर को मिस्टर स्मिता जो है, ये मिसेस स्मिता, इसको फोर्स तो नहीं कर सकते कि मिस्टर रेड्डी के कॉन्सर्ट में गाए। और ये जो है ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये वाला जो केस लॉ है इसके अकॉर्डिंग आप इसे समझा सकते हो लिख कर कि अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ ऐसा एक बार और हुआ है, उस केस लॉ में ऐसा ऐसा जजमेंट हुआ था, तो इसमें भी ऐसा ऐसा जजमेंट होगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मिस्टर मूर्ति के कॉन्सर्ट में गाने से उसे रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। सेक्शन 42 फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ये कहता है कि अगर कोई भी नेगेटिव एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसको जो है कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मिस्टर स्मिता को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो दूसरे कॉन्सर्ट में गा ले उस पूरे स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो वो मिस्टर मूर्ति के साथ जो है वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती और नहीं वो वहाँ पे गा सकती। अब जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब मिस्टर रेड्डी, उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहले तो इंजेक्शन में क्या होगा कि मिस्टर रेड्डी जो है वो रिस्टेन कर सकते हैं स्मिता को कि वो किसी और कॉन्सर्ट में ना गाए उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। दूसरा, सूट फॉर डैमेज। अब जितना भी मिस्टर रेड्डी का लॉस हुआ है क्योंकि अब स्मिता नहीं गा रही है उनके कॉन्सर्ट में, तो वो पूरा कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। Now moving to the next question, what is supervening impossibility? Under the Indian Contract Act 1872, discuss the case not covered under the supervening impossibility. देखो, supervening impossibility एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो सारी चीज़ें बहुत ठीक थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म होना था, मान लो वो 1 साल बाद होना था, 2 साल बाद होना था, तब तक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, या अगर किया जाएगा तो वहाँ पे अनलॉफुल एक्ट वो माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसी की भी फॉल्ट नहीं होता, ना तो जो आपकी दोनों में से जो दो पार्टी है किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं होता है इसके अंदर। तो देखो, अंडर द सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये सेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एक्ट विच बिकम इम्पॉसिबल बाय द रीजन ऑफ सम पेमेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट बिकम अनलॉफुल बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट क्या क्या होता है? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, ठीक है, और दोनों ही पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है अपनी ऑब्लिगेशन से। अगर किसी भी पार्टी को उससे कोई बेनिफिट हुआ होता है तो उसे वो पूरा वापस करना होता है। अब कौन कौन से केस हैं जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होते? तो पहला, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ये चीज़ नहीं आती कि आप जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि परफॉर्म करना डिफिकल्ट है, या अब आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब पहले अगर आप जो सामान बेच रहे थे वो 5,000 में आप दे रहे थे, बट अब आपको उसके लिए 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे क्योंकि स्ट्राइक वगैरह है, कोई और इशू है, तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। ये चीज़ इसमें नहीं कवर होती। उसके अलावा कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसलिए डिस्चार्ज नहीं होता कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या कमर्शियली अनवेएबल वो हो गया है। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मान लो चिंटू ये है, ये मिंटू है और ये सिंटू है। अब चिंटू जो है वो मिंटू को 5,000 के गुड्स देता, ठीक है, और फिर मिंटू जो है वो सिंटू को ये 5,000 के गुड्स देता, ठीक है। अब चिंटू ने मिंटू को 5,000 के गुड्स नहीं दिए, इस वजह से वो सिंटू को नहीं दे पा रहा है। तो ये कह रहा है, जो मिंटू कह रहा है कि ये जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्योंकि चिंटू ने मुझे गुड्स नहीं दिए, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अगर डिफॉल्ट कर रही है, ये तो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट की बात हो रही है, तो थर्ड पार्टी अगर डिफॉल्ट कर रही है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा अंडर द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। उसके अलावा अगर स्ट्राइक, लॉकआउट या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा।
देन फेलियर ड्यू टू सेल्फ इंडेंसी इम्पॉसिबिलिटी, अगर आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते एज ए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फोर्सिबल इवेंट, मान लो अगर आपको पता था कि कल के दिन को यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है, इनफोर्सिबल नहीं फोर्सिबल, आपको पता था कि कोई दिक्कत होने वाली है, फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया और बाद में आप बोल रहे हो कि यार वो दिक्कत हो गई है तो अब ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो ना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता, कोर्ट मना कर देगा आपको कि आपकी गलती है। Now moving to the next question, what is mean by Cambridge-Avitor? Explain the exception of doctrine of Cambridge-Avitor under the section Sales Good Act 1930। तो देखो Cambridge-Avitor का मतलब है let the buyer aware, मतलब इसके अंदर ये कहा गया है, इस डॉक्ट्रिन के अंदर ये कहा गया है कि ये ड्यूटी है बायर की कि वो गुड्स को प्रॉपर एग्जामिन करे परचेस करते हुए टाइम, अपने आप को प्रॉपर सेटिस्फाई कर ले कि ये हम सामान बिल्कुल ठीक है और तभी सामान को परचेस करें, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है वो सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसका केस लॉ आप ये लिख कर आ सकते हो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला, फिटनेस फॉर बायर पर्पस, मान लो अगर बायर ने पूरी तरीके से सेलर को सब कुछ बता दिया था कि मैं ये जो सामान है वो इस वजह से खरीद रहा हूँ, ठीक है, और ये पूरी कंडीशन है इसलिए मेरे को ये सामान चाहिए, तो वो सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई करा कि भाई मैंने अपनी पूरी सिचुएशन सेलर को बता दी है, अब सेलर मुझे सही सामान देगा। अगर सेलर ने उसे फिर भी कोई सही सामान नहीं दिया तो उस केस में बायर बी अवेयर वाली कंडीशन नहीं लगेगी, सेक्शन 16 उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्स अंडर ट्रेड नेम, देखो अगर कोई भी गुड्स जो है वो सेल किया जाता है पेटेंट या ट्रेड नेम के अंदर तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उनकी फिटनेस के लिए अनलेस बायर सेलर की स्किल या जजमेंट पे रिलाई ना करे। यहाँ पे ये केस लॉ मैंने बता रखा है कि एक कार सोल्ड करी थी ट्रेड नेम के अंदर, तो डिड नॉट एब्सॉल्व द सेलर व्हेन द बायर रिले ऑन सेलर रिकमेंडेशन। अब सेलर ने अगर मतलब बायर जो है, बायर कोई भी मैं इसको नहीं समझा रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो ये चिंटू है और ये यहाँ पे गया, मिंटू ये रहा, ये चिंटू है। अब चिंटू कार खरीदने गया और मिंटू का कार शोरूम है, ठीक है, और चिंटू ने बोला कि मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी आप बता दो, ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो अब इसने अपनी पूरी कंडीशन इसको बता दी है, ठीक है। अब ये इसकी स्किल पे पूरी तरह रिलाई करा है, या फिर इसने कुछ बताया नहीं, इसने बोला मुझे बस गाड़ी चाहिए और मिंटू ने बोला कि भाई ये वाली गाड़ी बढ़िया है, इसको आपको ले लेना चाहिए, इसमें ये फीचर वो फीचर, तो अब तो चिंटू इसके ऊपर रिलाई करा, तो अब ये चीज़ नहीं हो सकती बायर बिहेवियर, क्योंकि उसने इसकी बात पे विश्वास किया, इस पर वो रिलाई करा, ठीक है। देन मर्चेंटेबल क्वालिटी, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी सामान किसी ऐसे सेलर से लाए हो जो उन गुड्स में बहुत ज़्यादा डील करता है, ठीक है, और आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देके उसे लेके आए हो, तो उस केस में मर्चेंटेबल क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने सीमेंट लेके आया, ठीक है, अब सीमेंट ऐसा है कि सीमेंट पत्थर बना हुआ है तो उसकी तो मर्केंटेबल क्वालिटी ही खराब हो गई, तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है, आप बायर बिहेवियर थोड़ी बोल सकते हो इस तरीके से। देन यूजेज ऑफ ट्रेड, यूजेज ऑफ ट्रेड मतलब जो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी एज टू बी क्वालिटी ऑफ फिटनेस में अराइज फ्रॉम द यूजेज ऑफ कस्टम। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सप्लाई टू द पर्टिकुलर ट्रेड मस्ट कन्फर्म टू द कस्टमरी स्टैंडर्ड ऑफ देयर ट्रेड। अगर किसी ट्रेड पे आपने कोई भी सामान भिजवाया है तो उस ट्रेड के जो प्रॉपर कस्टमरी स्टैंडर्ड है वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। देन कंसर्न ऑब्टेन बाय फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन, अगर सेलर ने सामान बेचते हुए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करा है या कोई भी फैक्ट जो है, कोई भी डिफेक्ट जो है वो छुपाया है, तो उस केस में ये वाली डॉक्ट्रिन नहीं लगेगी। देन सेल बाय सैंपल, मान लो चिंटू को ना मिंटू से कोई सामान खरीदना था, कपड़े खरीदने थे, क्लोथ, ठीक है, तो मिंटू ने चिंटू को एक सैंपल भेजा और चिंटू ने देखा कि सैंपल तो ठीक है, अभी इसी सैंपल के हिसाब से मेरे को सामान भेजते। अब उसने जब सामान भेजा तो वो सैंपल से काफ़ी डिफरेंट था, तो उस केस में ये वाली डॉक्ट्रिन नहीं लग सकती, क्योंकि वो तो सैंपल के थ्रू सेल हुई है ना, सैंपल आपने किसी और का भेजा, आपने कोई सामान कोई और सा भेजा, तो ये सरासर गलत है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकती कि बायर बी अवेयर, बायर तो अवेयर ही था ना, तभी उसने सैंपल को अप्रूव किया, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, LLP is a hybrid business structure. Do you agree? Differentiate between LLP and partnership firm. देखो LLP जो है वो हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर तो है, क्यों? क्योंकि ये जो है
वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है पार्टनरशिप फर्म की, और लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी के जो फीचर्स है वो भी ये प्रोवाइड करती है। तो देखो, अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है जो अपने पार्टनर से अलग है। अब ये तो आपको लग रहा होगा ना कि मैम कंपनी का फीचर है, हाँ, इसी वजह से तो एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप और कंपनी की दोनों की एडवांटेज आपको मिलती है, इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा while at the same time allowing partner to manage business directly unlike shareholder in a company, और ये पार्टनर्स को डायरेक्टली मैनेज करने को दे देती है बिजनेस, शेयर होल्डर्स की तरह नहीं इशू होता। पार्टनर जो है वो एलएलपी के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, और उनकी जो लायबिलिटी है वो एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही फिक्स्ड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है, तो एलएलपी में भी लिमिटेड ही होती है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि इसको हमने अलग से बोला है कि ये जो है हाइब्रिड सिस्टम है, ये सारे रीज़न हैं जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन करा है, वही सारे रीज़न मैंने यहाँ लिखे हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या है। तो देखो, एलएलपी जो गवर्न होती है वो 2008 एक्ट से होती है, और पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से होती है। यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो लिमिटेड होती है, बट यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर जो है वो एजेंट होता है सिर्फ एलएलपी के, यहाँ पे पार्टनर एजेंट होता है फर्म के भी और पार्टनर के भी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है एलएलपी के केस में, पार्टनरशिप में ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ठीक, नहीं कराया तो भी ठीक। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या पार्टनर्स को कुछ भी हो गया तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे नहीं होता। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए। मैक्सिमम नंबर की यहाँ कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पे 50 होती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ अलाउड है कि आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड नहीं है कंसर्न के बगैर। कंप्लाइंस यहाँ पे स्टैट्यूटरी फाइलिंग मैंडेटरी है, यहाँ पे मिनिमल कंप्लाइंस होता है। Now moving to the next question, discuss the procedure and effect of converting traditional partnership firm into LLP। अब आपको LLP में कन्वर्ट करना है पार्टनरशिप फर्म को, तो आपको किस तरीके से क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखो, ये जो कन्वर्जन है ये सेक्शन 55 एंड 58 इसको कवर करता है, जिसको रीड किया जाता है शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट के साथ। इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको सारे पार्टनर से कंसर्न करना पड़ेगा, सारे पार्टनर जो है वो एग्री होने चाहिए, वो कंसर्न दे कि हाँ भाई अगर आप कर रहे हो कन्वर्जन हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाके जो नेम है एलएलपी का वो रिजर्व कराना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं अपना एलएलपी का नेम ये रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, ठीक है, और ये नेम आप रिजर्व कर दो। उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा जिस अलॉन्ग विद स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टनर एंड फर्म। उसके बाद आपको कन्वर्जन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन को आपको रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स, डिटेल ऑफ एसेट लायबिलिटी, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। फिर आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उसी दिन से आपका जो एलएलपी है वो शुरू हो जाएगा। डेट जो है वहाँ पे मेंशन होगी और उसी डेट से आपका एलएलपी मतलब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कमेंसमेंट हो जाएगा। देन इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एलएलपी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अबाउट द कन्वर्जन विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। और आपको प्रिस्क्राइब टाइम में रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि आपने पार्टनरशिप से अपना जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट करा लिया है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होगा जब आप कन्वर्ट करवा लोगे, उसके बाद क्या क्या होगा, जितनी भी प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटी है, वो सब पार्टनर के नाम से या पार्टनरशिप के नाम से जो पहले थी वो सारी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपका जो पार्टनरशिप फर्म था वो डिसॉल्व हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई इंटरप्शन उसमें नहीं आए। लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग में क्या है कि जो भी आपकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी फर्म के अगेंस्ट में या फर्म जो चला रखा था वो सब अब एलएलपी के अगेंस्ट में और एलएलपी के लिए चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थे वो सब अब एलएलपी के अगेंस्ट में चलेंगे या एलएलपी के हिसाब से नेम में चलेंगे। देन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अब लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। पहले जो अनलिमिटेड थी, पर्सनली लाइबल होते थे, वो सब अब नहीं रहेगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ विसल ब्लोइंग अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। देखो विसल ब्लोइंग क्या होती है, तो विसल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी बजाना, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब यही होता है। अब सीटी बजाने का मतलब क्या है कि ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे कोई भी पार्टनर एम्प्लॉय जो है एलएलपी का वो किसी भी अनलॉफुल फ्रॉडलेंट या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट को बता सकता है, रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये फ्रॉड एक्टिविटी चल रही है, ठीक है।
और उसको ये डर बिल्कुल नहीं होगा कि उसको कोई परेशान करेगा, क्योंकि विसल ब्लोइंग के अंदर आपकी जो पहचान है वो एकदम सीक्रेट रखी जाती है। अभी जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू विसल ब्लोइंग आर कंटेंट इन सेक्शन 31 ऑफ द LLP एक्ट 2008 एंड इसका एम होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करना। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल है वो रिड्यूस कर सकता है कोई भी पेनल्टी जो भी इम्पोज करी है पार्टनर या एम्प्लॉय के ऊपर LLP के, अगर वो पर्सन जो है कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तभी कहते हैं कि कुछ बता दो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, वो चीज़ यही है। ठीक है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी विसल ब्लोअर होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कोई भी पार्टनर एम्प्लॉय उसको परेशान ना करे, कोई डिस्क्रिमिनेट या हेरेसमेंट ना हो। देन इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिविजुअल को इनकरेज करना कि अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, उसे पता चल गया है कि भाई कुछ अनलॉफुल हो रहा है, तो वो उसे रिपोर्ट करे, और उसे ये भी ना हो कि अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया तो बाद में मुझे ही दिक्कत आ जाएगी, वो सारी चीज़ें भी ना हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the term damage and liquidated damage are same thing. Do you agree? Discuss kind of damage available to the aggrieved party in case of breach of contract. यहाँ पे बोला है कि जो डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेज है वो सेम होता है, तो देखो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। डैमेज क्या है? मॉनेटरी कंपनसेशन जो कोर्ट दिलाती है एग्री पार्टी को जो भी उसका लॉस हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच हुआ है तो। लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है? लिक्विडेट डैमेज वो होता है जो अमाउंट कंपनसेशन का एग्री करा है दोनों पार्टी ने एडवांस में ही, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था ना तभी उन लोगों ने एग्री कर लिया था कि अगर किसी ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो उतना पैसा उसे देना पड़ेगा। उन्हें कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया था, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, डैमेज आर डिटरमाइंड बाय द कोर्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय एग्री पार्टी, व्हाइल लिक्विडेटेड डैमेज आर प्री डिटरमाइंड बाय द पार्टी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब काइंड ऑफ डैमेज में सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज। ये क्या होता है कि नेचुरली जो भी लॉस हुआ है ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो इसमें आता है। स्पेशल डैमेज क्या होता है? स्पेशल डैमेज आर अवॉर्डेड फॉर लॉस दैट डू नॉट अराइज नेचुरली बट विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। मतलब देखो क्या होता है कि स्पेशल डैमेज वो होता है जो नेचुरली तो अराइज नहीं हुआ है लेकिन उसकी वजह से अराइज हुआ है, और ये चीज़ ना दोनों के नॉलेज में होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही कि हाँ अगर मैंने ये काम नहीं करा तो इसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो सकता है, तो दैट इज स्पेशल डैमेज। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है या नहीं देखी तो आप जाके एक बार देख लो, वहाँ पे केस लॉ वाला जो वीडियोस है ना उनमें मैंने पूरा ये वाला केस लॉ बहुत ही डिटेल में समझाया। अगर आपको ये केस लॉ समझ आ गया तो आपको स्पेशल डैमेज भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन एग्जाम्पलरी और विंडिक डैमेज, इसमें क्या होता है कि ये कंपनसेट करने के लिए नहीं होता, बस पनिश करने के लिए होता है डिफॉल्टिंग पार्टी को। ठीक है, देन नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लीगल राइट वॉयलेटेड होता है, इसलिए कोई लॉस सफर नहीं हुआ है लेकिन बस लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, इस वजह से ये डैमेज पे करना पड़ा है। लिक्विडेट डैमेज क्या होता है? वही जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, दैट इज लिक्विडेट डैमेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सबसे पहले तो समझो एजेंसी क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारा काम करता है, प्रिंसिपल उसे पूरी अथॉरिटी देता है कि तू मेरे बिहाफ पे सारा काम कर, दैट इज अ टर्म्स ऑफ एजेंसी। अगर ये टर्मिनेट होती है इसका मतलब क्या है कि अब जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, दोनों पार्टी जो है वो म्यूचुअली एग्री होके टर्मिनेट कर ले। दूसरा, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब एजेंसी टर्मिनेट ऑन अ कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। या तो इंसॉल्वेंसी हो गई हो प्रिंसिपल की, या वो पागल हो गया हो, या मर गया हो, या बिजनेस ऑफ एजेंसी कंप्लीट हो गई हो, तो उस केस में भी आपका क्या होता है कि लॉ जो है इस एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। उसके अलावा अगर टाइम एक्सपायर हो गया हो, मतलब एजेंसी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए क्रिएट हुई थी और फिर टाइम जो है वो खत्म हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी बनी थी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था एजेंसी का वही खत्म हो गया हो। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टेक इफेक्ट एज रिगार्ड द एजेंट व्हेन इट बिकम हिम एंड एज रिगार्ड थर्ड पर्सन व्हेन दे कम टू नो फॉर इट। ठीक है, और ये केस लॉ मैंने यहाँ पे बताया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। डिटेल में केस लॉ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट जाके देख लो, प्लेलिस्ट जाके पढ़ लो ढंग से। ठीक है,
और इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अगर आपको ये जो वीडियो में मैंने जिस पीडीएफ से पढ़ाया है ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप इसे परचेस कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। कहाँ से? गूगल फॉर्म से। और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो, और अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।